हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे थे और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है फ्रेंड्स। इस सीरीज़ में हम काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके ऑफिशियल ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। इनको अभी हम डिटेल में समझेंगे वन बाय वन, जैसा कि हम हर एक क्लास में समझते हैं हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। साथ में फ्रेंड्स हमारी सीडीपी की क्लासेस भी चल रही हैं, उसमें हम 50+ क्लासेस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है फ्रेंड्स, इसी वीडियो के नीचे आप वहाँ जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। गद्यांश और पद्यांश आप जानते ही हैं, हिंदी में आते हैं आपके, जो कि 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स की आती है आपकी पेडागोजी। इस वीडियो में तो हम पेडागोजी के क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन मैंने आपको गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करना भी बताया है। आप लोग एक बार चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको 5-6 वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें मैंने आपको गद्यांश और पद्यांश कराए हैं, वो भी प्रीवियस ईयर वाले जो रिसेंटली आपके हुए थे, ठीक है, जनवरी 2024 के और उससे पहले वाला 2-4। तो उन्हें आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन जाएगी, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई है गद्यांश और पद्यांश से आंसर निकालने की। एक बार आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उन्हें देख चुके हैं, लाभ उठा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी सही से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। ओके, पहले ये क्वेश्चन करवाना था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये देख लेते हैं पहले। तो वह कौन सी भाषा है कह रहे हैं जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं, ये आपको बताना है। पहला है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं कैल्प, CALP। देखिए फ्रेंड्स, ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछा हुआ है। एक तो कैल्प है ऑनलाइन वाले शिफ्ट में और एक बिक्स है। इन दोनों का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। पहले मैं आपको फुल फॉर्म ही बता देती हूँ। कैल्प का फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, ठीक है। दूसरा बिक्स है, BICS बिक्स, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। अब देखिए, आपसे पूछा है कि कौन सी भाषा का प्रयोग हम डेली लाइफ में आमने सामने बातचीत करने में उसका यूज़ करते हैं, अंतःक्रिया करने में। तो वो कौन सी होती है? वो होती है फ्रेंड्स बिक्स, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। नाम से ही क्लियर है, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, जहाँ पर हम एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। बिक्स का मतलब ही ये होता है डेली लाइफ में जो यूज़ होने वाली लैंग्वेज होती है, जो हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं जिस लैंग्वेज में, वही हमारी बिक्स कहलाती है। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी हम बात करें तो ये एकेडमिक पर यूज़ होती है, एकेडमिक लेवल में, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। ये है संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, ये है अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता। तो ये इसके आंसर नहीं होंगे, आंसर होगा आपका क्या? बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। बताइए किस रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर ये है परिवार, संबंध और भावनाएं। पहला है थीम आधारित शब्दावली, दूसरा है शब्द समूह, तीसरा है समूह शब्दावली और चौथा है शब्द जाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा थीम आधारित शब्दावली, ठीक है। ये क्या है? ये थीम आधारित शब्दावली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री या छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ और विचारों पर चर्चा कीजिए। तो अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? यानी कि ये जो ऊपर बता रही है, ये किस चीज़ का विकास करने के लिए ऐसा कर रही हैं? पहला है समालोचनात्मक साक्षरता कौशल के विकास के लिए, दूसरा है समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, तीसरा है समालोचनात्मक भाषा विकास,
या फिर उच्च स्तरीय भाषा कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। अध्यापक एक पाठ्य या छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता और न्याय के दृष्टिकोण के इस पाठ्य सामग्री के अर्थ और विचार पर चर्चा करो। तो वो चर्चा करने के लिए कह रही है, मतलब समालोचनात्मक साक्षरता कौशल को वो डेवलप करना चाहती है, यानी कि बच्चों को उसके बारे में आना भी चाहिए, साक्षर होना, ठीक है, उनको उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो वो यही करने की कोशिश कर रही हैं, इसीलिए ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? व्याकरण के शिक्षण अधिगम में, यानी कि व्याकरण पढ़ाते हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, ये पूछा है। पहला है यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या तत्वों को कैसे किया जाए। दूसरा है व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। तीसरा है व्याकरणिक तत्वों के नियम को जानना, या फिर भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। तो देखिए, यहाँ बात हो रही है व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान, यानी कि प्रोसेस की यहाँ पर बात हो रही है। और जब हम किसी भी चीज़ के प्रोसेस की बात करते हैं तो हम क्या जान रहे हैं? हम ये जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या तत्वों को कैसे किया जाए, क्योंकि प्रक्रिया कर रहे हैं ना, प्रोसेस कर रहे हैं, किस तरीके से हमें करना चाहिए, ये हो रहा है यहाँ पर, प्रोसेस है किस चीज़ की? व्याकरणिक भाषा की, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही हैं, यानी कि एक पेयर में, जिसमें सभी पेयर्स को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती हैं। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। एक पढ़ रही है, एक लिख रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है, यानी कि एक पढ़ रही है, एक लिख रही है, फिर दूसरी वाली लिख रही है, फिर वो पहली वाली पढ़ रही है। तो इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी को पूरा करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं, यानी कि जो रियल स्टोरी है उससे वो तुलना कर रहे हैं जो स्टोरी उन्होंने लिखी है उस चीज़ से। तो इस गतिविधि को आप क्या कहेंगे? क्या ये पारस्परिक लेखन है? क्या ये पारस्परिक श्रवण है? श्रवण तो है ही नहीं, यहाँ सुना थोड़ी जा रहा है, यहाँ तो लिखा जा रहा है। ये है वाक्य श्रुतलेख और ये है पारस्परिक श्रुतलेख। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका पारस्परिक श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब होता है सुलेख लिखना, ठीक है, और पारस्परिक मतलब एक दूसरे के साथ वो यही चीज़ कर रहे हैं, पहले एक पढ़ रही है, दूसरी लिख रही है, फिर दूसरी लिख रही है, पहली पढ़ रही है ना, तो वो क्या कर रहे हैं? आपस में पारस्परिक श्रुतलेख हो रहा है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? नोट पूछा है। पहला है संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। हाँ, ये तो है, ये तो सही है। दूसरा है संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। जी बिल्कुल, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है और संकेत भाषा में व्याकरण होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, संकेत व्याकरण जो होती है ना, उसकी भी अपनी एक भाषा होती है। हम लैंग्वेज की बात करते हैं, मौखिक, लिखित, और हमारी जो साइन लैंग्वेज होती है, सांकेतिक भाषा होती है। तो जिस तरीके से हमारी मौखिक और लिखित भाषा की भी एक ग्रामर होती है ना, उसी तरीके से जो सांकेतिक भाषा होती है, यानी कि ये जो आपकी साइन लैंग्वेज होती है, उसका क्या होता है? अपनी भी एक व्याकरण होती है, यानी कि कुछ रूल्स उसमें भी होते हैं। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, है ना, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है। तो साइन लैंग्वेज का यूज़ भी हर कोई इंसान नहीं कर पाएगा, वही इंसान कर पाएगा जिसको साइन लैंग्वेज की नॉलेज होगी, जिसे साइन लैंग्वेज में बातचीत करना आता होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, साइन लैंग्वेज की भी ना अपनी एक व्याकरण होती है, ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल यहाँ पर सही है कि संकेत भाषा में व्याकरण होती है, लेकिन ये कह रहा है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछा है नॉट, कौन सा सही नहीं है, तो ये यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, त्रिभाषा सूत्र मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है बताइए। पहला है मातृभाषा या घर की भाषा या क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में यूज़ होगी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ त्रिभाषा सूत्र है क्या। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स 3 लैंग्वेज फार्मूला। ये 3 लैंग्वेज फार्मूला सबसे पहले दिया किसने था? ये दिया था कोठारी आयोग ने। नोट कर लीजिए, ये दिया था कोठारी आयोग ने 1964-66 में, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र की उन्होंने बात करी थी। वैसे इससे भी पहले एक बार जो हमारी शिक्षा नीति आई थी वो लागू नहीं हो पाई थी, उसने भी बात करी थी, लेकिन
हम यही मानते हैं कि कोठारी आयोग लाया था त्रिभाषा सूत्र को। ठीक है, अब ये त्रिभाषा सूत्र है क्या? तो इन्होंने कहा था त्रिभाषा सूत्र में 3 तरीके की भाषाएं होती हैं, पहली भाषा, दूसरी भाषा और तीसरी भाषा। जैसा कि नाम से क्लियर है, त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या कहा था त्रिभाषा सूत्र में, पहली भाषा कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी बच्चों को, और दूसरी भाषा के रूप में कौन सी भाषा पढ़ाएंगे, तीसरी भाषा के रूप में कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, इसके बारे में इन्होंने बात करी थी। तो इन्होंने बोला था कि जो पहली भाषा है, बच्चे को सबसे पहले मातृभाषा, या उसको हम बोलते हैं उसके घर की भाषा, या उसको बोलते हैं उसके स्थान की भाषा, स्थानीय भाषा, या उसको बोलते हैं उसके क्षेत्र की भाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो इसमें बोला गया कि सबसे पहली जो भाषा होगी वो बच्चे की मातृभाषा होगी, और दूसरे नंबर पर जो बच्चे को भाषा सिखाई जाएगी वो आपकी हिंदी होगी, और तीसरे नंबर पे जो भाषा सिखाई जाएगी वो आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज होगी। आप जानते हैं संविधान में 22 भाषाएं प्रावधान है उनका, तो उनमें से कोई एक भाषा सिखाई जाएगी, लेकिन उस भाषा में हिंदी और जो मातृभाषा है वो इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि मातृभाषा सबसे पहली भाषा के रूप में सिखाई जाएगी, हिंदी भाषा दूसरी भाषा के रूप में, और तीसरी भाषा के रूप में कोई भी एक लैंग्वेज ले लेंगे जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं हमारी, उनमें से कोई भी एक, वो इंग्लिश भी हो सकती है, वो मराठी भी हो सकती है, वो तमिल, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से कोठारी कमीशन ने बात करी थी त्रिभाषा सूत्र की। अब यहाँ पर आपको आंसर भी मिल गया होगा। ये कह रहा है मातृभाषा या घर की भाषा या क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। ये कह रहा है अंग्रेजी, हिंदी घर की भाषा, स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। ये कह रहा है मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में। ये कह रहा है मातृभाषा घर की भाषा और अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। अभी मैंने आपको बताया था प्रथम भाषा के रूप में कौन सी भाषा यूज़ करी जाएगी बच्चों के लिए, उनकी मातृभाषा, जिसको हम घर की भाषा या क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग किसके लिए है? उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? पहला है उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा है, देखिए जो उपचारात्मक शिक्षण होता है ना, ये सभी विद्यार्थियों के लिए होता है। ठीक है, कुछ स्पेशल विद्यार्थियों के लिए ये नहीं होता है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। दूसरा है उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की ज़रूरत है। देखिए ये जो उपचारात्मक शिक्षण है ना, ये अध्यापकों का नहीं होता है, बल्कि ये तो विद्यार्थियों का होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। नेक्स्ट है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण या अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने या सुधार करने की ज़रूरत है। ओके, ये यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो उपचारात्मक शिक्षण होता है ना, अध्यापकों के लिए तब काम आता है जब वो अपनी टीचिंग मेथड में सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, और शिक्षार्थियों के लिए तब काम आता है जब शिक्षार्थियों को पढ़ी हुई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हों, उन्हें याद नहीं हो रहा हो, तो इसलिए टीचर को क्या करना होता है, अपनी टीचिंग मेथड्स चेंज करके बच्चों को पढ़ाना होता है ताकि उनको समझ में आए। तो इसीलिए कहते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण अध्यापकों के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि वो जो अपनी अधिगम युक्तियाँ हैं या शिक्षण की युक्तियाँ हैं उनको चेंज करके बच्चों को सही ज्ञान दे सकें। ठीक है, बच्चों को मतलब जो ज्ञान दें वो स्थायी हो सके। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्यवस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार भी होता है। तो इस विधि को आप क्या कहेंगे? ये क्या है? क्या ये व्याकरण अनुवाद है? जी नहीं, यहाँ तो व्याकरण की कोई बात ही नहीं हुई है। क्या ये संरचनात्मक उपागम है? नहीं। क्या ये कोई मॉडल का पठन चल रहा है? इसमें नहीं चल रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है? इसमें पारस्परिक शिक्षण हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ना कि अलग अलग भूमिकाओं में है टीचर और स्टूडेंट, और सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाए गए हैं, मतलब पारस्परिक शिक्षण का काम हो रहा है, एक दूसरे के साथ मिल करके पढ़ाया जा रहा है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी दोबारा से सुनाएं। तो इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को आप किस रूप में जानेंगे? क्या ये परभाषा व्यवहार है, ट्रांसलैंग्वेजिंग है, क्या ये बहुभाषिक नीति है,
क्या ये बहुभाषा शिक्षण है, क्या ये भाषा अर्जन है? तो देखिए, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में पहले कहानी सुना रही हैं और शिक्षार्थियों से कह रही हैं कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में इस कहानी को अपने समूह में सुनाओ। फॉर एग्जाम्पल, टीचर है इंग्लिश की और वो इंग्लिश में कहानी सुना रही है और बच्चे कंफर्टेबल हैं हिंदी भाषा में, तो उसी कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करके बच्चे कहानी को सुना रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसलैंग्वेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके या चेंज करके अपनी लैंग्वेज में उसको सुना रहे हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसलैंग्वेजिंग, यानी कि परभाषा व्यवहार। तो इसीलिए ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती हैं। इस पठन को क्या कहेंगे? ओके, समाचार पत्र से समाचार को पढ़ रही हैं, विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसको लेनी है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अगर किसी समाचार पत्र में से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, विशिष्ट जानकारी लेनी है, तो उसको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका सीटेट में गद्यांश और पद्यांश आता है। जब आपके पास अच्छा खासा टाइम बचा होता है तो आप गद्यांश की एक एक लाइन को पढ़ करके समझ करके चलते हैं और उसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, बारीकी से उसको पढ़ते हैं क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप हर एक लाइन के जानकारी ले रहे हैं, यानी कि हर एक लाइन में क्या क्या चीज़ें दी हैं उसको समझ रहे हैं। उसको हम कहते हैं बारीकी से पढ़ना। ठीक है, वहीं पर अगर सपोज़ कीजिए आपके पास टाइम 5 मिनट बचा है और आपने गद्यांश अभी पूरा सॉल्व करना रहा है, तो आप क्या करेंगे? तब क्या आप उसको बारीकी से पढ़ेंगे? तब हम उसको बारीकी से नहीं पढ़ेंगे। तब हम क्या करेंगे, फटाफट से रीडिंग मार लेंगे 2-4 लाइन की और तुक्का लगा करके आ जाएंगे। ये होता है सरसरी तौर पर पढ़ना। जब हमारे पास टाइम कम होगा और बस एक ओवरव्यू हम लेना चाह रहे होंगे कि इस पैसेज में क्या कहा गया है और उसके अकॉर्डिंग फटाफट से आंसर करके आएंगे जल्दीबाजी में, तो उसमें क्या करते हैं, हम गद्यांश को सरसरी तौर पर फटाफट से पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने की, तो विशिष्ट जानकारी तब प्राप्त होगी जब आप बारीकी से उस चीज़ को पढ़ेंगे। इसीलिए 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्भाषिक पहचान क्या है? पहला है, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। दूसरा है, शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। 3rd कह रहा है, शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है, या फिर शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार है। बताइए, अंतर्भाषिक पहचान आप किसको कहेंगे? तो फ्रेंड्स, अंतर्भाषिक पहचान मतलब होता है शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में होंगे, यानी कि जिस भाषा में वो सहज होगा, और कुछ निर्णय जो होते हैं उसके लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है आज का पेपर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा अदर के कंपैरिजन में, क्योंकि अदर भी हमने काफ़ी सारे सॉल्व करे हैं। तो यस फ्रेंड्स, ये आपका ना रिसेंट वाला पेपर है और वो इसी तरीके का बना हुआ है, तो आपको समझ नहीं होंगी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है ना, वो पुराने वाला अब नहीं रहा, अब चेंज होकर के आ रहा है नए तरीके से। क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड वे में मिलेंगे, जो कि आपको दिख भी रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई में जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। मतलब उसको 2 लैंग्वेजेस आती हैं, एक तो पंजाबी आती है जो उसकी मातृभाषा है, और दूसरी भाषा उसको अंग्रेजी आती है जो कि उसको स्कूल में सिखाई गई है। ठीक है, उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। दूसरा है, तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंदर आएगी। सभी 3 भाषाएं पंजाबी, तमिल, अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंदर आएंगी, या फिर अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी और तमिल भाषा अधिगम के अंदर आएंगी। बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि ये जो भाषा अर्जन होता है और भाषा अधिगम होता है, ये क्या है? तो देखिए, अगर आपको पता होगा कि अर्जन और अधिगम क्या है तो आप इसका आंसर इजीली कर लेंगे। अर्जन क्या होता है? जब हम कोई भाषा अर्जित करते हैं ना, तो हमें उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, मतलब एफर्टलेसली हम जिस भाषा को बोलना सीख जाते हैं, वो भाषा हमारी कौन सी भाषा होती है? वो होती है हमारी मातृभाषा, मदर टंग, हमारी पहली भाषा। ठीक है, क्योंकि जब हम जन्म लेता है बच्चा कभी भी,
तो फैमिली में वो लोगों को देखता है, सुनता है कि वो आपस में किस लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हैं, और धीरे धीरे बड़ा होते होते वो भी उसी लैंग्वेज में बोलना सीख जाता है, जबकि वो कभी स्कूल भी नहीं जाता है। तो इसी को हम कहते हैं भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको सीखने में ज़्यादा हमको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। वहीं अगर हम बात करें भाषा अधिगम की, तो यहाँ पर ऐसी भाषा सीखना जिसको सीखने में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर पे हिंदी भाषा बोली जाती है और आपने हिंदी भाषा बोलना इजीली सीख लिया है क्योंकि घर वाले बोलते हैं और आपने सुना और सीख लिया, वो भाषा अर्जन हो गया। अब सपोज़ करिए आप जब स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में आपको इंग्लिश भाषा में बोलने को कहा जा रहा है। अब आपने घर में तो कभी इंग्लिश बोली ही नहीं, आप स्कूल में कैसे बोलेंगे, है ना? तो आपके लिए वहाँ पर थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा और फिर वहाँ पर आप एफ़र्ट लगा करके इंग्लिश को सीखने लग जाएंगे, और जब एफ़र्ट लगाएंगे फिर इंग्लिश को सीख जाएंगे, तब आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करेंगे। तो ये होता है लैंग्वेज भाषा अधिगम, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग इसको कहते हैं, जहाँ पर हमें भाषा सीखने के लिए एफ़र्ट लगाना पड़ता है। तो बस अब हमें आंसर मिल गया। क्या आंसर मिला? कि पंजाबी और तमिल भाषा उसकी अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा वो बाद में सीख रही है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा देखिए उसके द्वितीय भाषा के रूप में है, और द्वितीय भाषा क्या होती है? वो भाषा जो हम स्कूल जा कर के सीखते हैं, और पहली भाषा वो भाषा होती है जो हम अपने घर पे सीखते हैं, मातृभाषा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। पहला है सराहना बोध के लिए पढ़ना, ये तो है विस्तृत पठन है। ये है बहिर्वेशन यानी कि एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पढ़ना, ये भी है, ये भी क्या होता है? हमारा विस्तृत पठन होता है। आनंद के लिए पढ़ना, ये भी विस्तृत पठन है। लेकिन व्याकरण अधिगम के लिए पठन, ये हमारा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। विस्तृत पठन में कभी भी व्याकरण वाली चीज़ें नहीं आती हैं, तो अगर आप व्याकरण सीखने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो आपका विस्तृत पठन नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हिंदी पेडागोजी के। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। वहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट PDF या फिर इन्फॉर्मेशन आती हैं आप लोगों को शेयर कर दी जाती हैं। तो आप चाहें तो फ्रेंड्स आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी CTET की अदर क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। एंड येस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है टैग वर्ड्स, टैग वर्ड्स देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा फ्रेंड्स। टैग वर्ड्स की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सारे सब्जेक्ट के मैंने आपको टैग वर्ड कराए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि आपको पेडागोजी सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब उनको किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, वो सब मैंने आपको उन वीडियोज़ में बताया है, तो एक बार आप चेकआउट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी स्ट्रेटजी के साथ मैंने भी प्रिपरेशन करी थी फ्रेंड्स, और मेरे दोनों पेपर अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।